वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। देखो, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था वो हम एंसेंट हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर दी थी। ठीक है ना। हमने उसमें कश्मीर का इतिहास पढ़ा, फिर उसके बाद हमने जो वो सारे थे मतलब कि कई सारे वंश, छोटे छोटे राजवंश जो बीच में छूट गए थे ना, वो सब पढ़े सीक्वेंस से। तो अब हम आज से हमारी मिडिवल हिस्ट्री मतलब कि मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना। इसकी भी हम प्लेलिस्ट अलग से बना देंगे, और आप देख लेना एंसेंट की भी अलग से बना देंगे। ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक, मैं पहले ही बता रही हूँ। क्लियर है ना। तो हमें कौन सा पढ़ना? मध्यकालीन भारत आज से स्टार्ट हो रहा है। मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन, मध्यकालीन भारत। ठीक है। तो ये जो मध्यकालीन भारत है मतलब कि मिडिवल हिस्ट्री, ये हमारी दो चीज़ से स्टार्ट होती है। आपने मोहम्मद बिन कासिम का नाम तो सुना ही है ना। मतलब कि भारत पर इसमें हम पहले पढ़ेंगे कि स्टार्टिंग बिल्कुल कैसे हुई, बिल्कुल स्टार्टिंग से। क्लियर है ना। मतलब ये सबको पता है कि मध्यकालीन भारत में हमें दिल्ली सल्तनत को पढ़ना होता है, लेकिन दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग कहाँ से हुई पहले हम उस चीज़ को कवर करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो मतलब इस पर जो मुस्लिम आक्रमण हुए, क्योंकि मोहम्मद गोरी से तो पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। मोहम्मद गोरी का गुलाम ही तो था। तो मोहम्मद गोरी ने आक्रमण कैसे किया, उसके पहले कौन आए। तो मतलब अल्टीमेटली हम पहले इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे पहले मुस्लिम आक्रमण के बारे में। ठीक है ना। मुस्लिम आक्रमण के बारे में यहाँ से स्टार्टिंग होती है मध्यकालीन भारत की। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे मुस्लिम आक्रमण। मुस्लिम आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण। तो ये जो मुस्लिम आक्रमण है इसकी दो फेज मतलब दो चरणों में हुआ है। ठीक है। इसमें सबसे पहले दो चरण कौन कौन से हैं? एक तो हो जाता है अरब, अरब आक्रमण। ठीक है। और दूसरा था तुर्क। दूसरा किसका था? तुर्क आक्रमण। क्लियर है इतना? अरब आक्रमण, दूसरा तुर्क आक्रमण। ठीक है। अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण। अब ये जो अरब आक्रमण में, अरब आक्रमण मतलब कि जो अरब वाले एरिया से आया था, है ना, अरबी था। और तुर्क मतलब कि ऐसा नहीं कि तुर्क मतलब तुर्किस्तान या फिर टर्की से आया था। ठीक है। तो इसका मतलब है इनका कल्चर तुर्क था। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था आपको, जैसे राजपूत होते हैं, राजपूत ज़्यादा राजस्थान में होते हैं, लेकिन ऐसे भी नहीं यूपी में राजपूत नहीं रहते, तो यूपी में भी तो राजपूत होते हैं। तो मतलब इनका कल्चर क्या है? इस कल्चर का नाम है तुर्क। इसका मतलब ये नहीं टर्की के थे। ठीक है। तो जो पहला हम अरब आक्रमण पढ़ेंगे, अरब आक्रमण का आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। तो अरब आक्रमण मतलब ये फर्स्ट फेज और ये है सेकंड फेज। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। ठीक है। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। फर्स्ट फेज में पहला आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम मतलब ये अरबी था। मोहम्मद बिन कासिम अरबी था। इसने पहली बार जो आक्रमण कब किया भारत पे? 712 ईस्वी में। डेट इंपॉर्टेंट है, नोट करना जरूर। ठीक है ना। आक्रमण कब किसने? 712 ईस्वी में। तो 712 ईस्वी में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। 712 में, 712 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद 713 में भी आक्रमण किया। ठीक है। 712 और 713। ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट कौन सी? कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम, या फिर दो क्वेश्चन बनते हैं कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। अरबी था। और दूसरी पहली बार मुस्लिम ने आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में इसने सिंध को जीता। ठीक है। सिंध पर आक्रमण किया, सिंध पर आक्रमण किया। इसको कहते हैं रावर का युद्ध। कौन सा युद्ध? रावर का युद्ध। सिंध पर आक्रमण किया। और सिंध के उस टाइम पर राजा कौन थे? दाहिर। राजा का नाम क्या था? दाहिर। इसमें किसको हराया? मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हराया। ठीक है ना। किसको हराया? दाहिर को। यहाँ पे लिख देती हूँ दाहिर। राजा दाहिर को हराया। तो आपको मतलब यही भी पता है कि सिंध कहाँ है? सिंध प्रांत अभी भी कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है। और 713 में किसको जीता इसने? मुल्तान को। मुल्तान भी कहाँ है? पाकिस्तान में। लेकिन नोटिस करना, दोनों ही जगह हमारे इंडिया की बॉर्डर पे है। ठीक है। मुल्तान भी राजस्थान के बॉर्डर पे है, दूसरी साइड मतलब पाकिस्तान की तरफ। ठीक। और सिंध मतलब सिंधु नदी का जो आसपास का एरिया वो क्या बोलते हैं हम? सिंध प्रांत। ठीक है। उस टाइम का सिंध प्रांत था। तो इन दोनों जगह पे इसने अपना मतलब ये सारा क्षेत्रफल जीत लिया।
यहाँ पे दाहिर को हराया, जिसको रावर का युद्ध कहते हैं। इसको डिटेल में पढ़ाया है ना, पढ़ाया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें इससे ये पता चला कि काफ़ी सारा एरिया इसने मोहम्मद बिन कासिम ने जीत लिया। अब जब मोहम्मद बिन कासिम ने काफ़ी सारा एरिया जीत लिया तो इसने फिर मतलब अल्टीमेट की बात ये थी कि यहाँ पे इनको रहना नहीं था, तो इस पूरे एरिया की राजधानी किसको बनाया इसने? अल मंसूरा को बनाया। पूरे एरिया की राजधानी किसको बनाया इसने? ये जो दोनों एरिया थे मुल्तान और सिंध, इनको मिलाकर राजधानी किसको बनाया? अल मंसूरा को, अल मंसूरा, ठीक है ना, राजधानी अल मंसूरा को बना दिया। और राजधानी अल मंसूरा को बनाकर फिर ये, और यहाँ पे सबसे मेन तो पढ़ेंगे हम इसमें टैक्स के बारे में, है ना। इसने जजिया कर स्टार्ट कर दिया, इस पूरे एरिया में जजिया कर लगाया। तो जजिया कर का भी एक तरह से एक अलग ही इतिहास है अपना, किसने वो स्टार्ट किया, फिर किसने ब्राह्मणों पर लगाया, किसने कम्प्लीटली ख़त्म किया, वो सारी चीज़ें हम एक साथ पढ़ लेंगे। वैसे तो जैसे जैसे वो आगे आएंगे हम ऐसे भी पढ़ेंगे, तो पहले सारी हम एक साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कौन सा कर लगाया? जजिया कर लगाया। अब ये जो है सेकंड फेज को हम पहले इसको कवर कर लेते हैं, फिर सेकंड फेज पढ़ेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना सेकंड फेज भी पढ़ना है हमें, क्लियर है ना। तो सिंध को जीता इसने और मुल्तान को जीता, तो इसको मैं मिटा ही देती हूँ, सिंध को और मुल्तान को। नेक्स्ट कहाँ से होगी ये? छोड़, रेज ही कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हम अब क्या पढ़ेंगे इसका, इसने क्या लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया अपने एरिया पर, ठीक है। जजिया कर कैसा था? ये एक सुरक्षात्मक कर था, जजिया कर, ठीक है। अब जजिया कर की पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं। लगाया किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। पहली बार किसने लगाए? मोहम्मद बिन कासिम ने। क्वेश्चन पूछा जाता है मोहम्मद बिन कासिम ने, जजिया कर की स्टार्टिंग किसने की थी? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो जजिया कर कैसा था? ये एक सुरक्षात्मक कर था, मतलब सेफ्टी के लिए। तो ये लगाया था नॉन मुस्लिम पे, या फिर मतलब कि जो ये जजिया कर नहीं देगा उस पर ही अटैक कर देंगे, ठीक है ना। तो जिसको जजिया कर जो देगा वो ही सेफ था, तो इसको हम कह सकते हैं कि क्या था? सुरक्षात्मक कर था। जजिया कर कैसा कर था? सुरक्षात्मक कर था, टैक्स, ठीक है ना। जजिया कर कैसा था? सुरक्षात्मक कर था। सुरक्षात्मक कर था, ठीक है। अब जजिया कर में 4-5 बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो मोहम्मद बिन कासिम ने 5 लोगों को इस कर से मुक्त रखा था, ठीक है ना, 5 लोगों को कर से मुक्त रखा था। वो 5 लोग कौन कौन से थे? एक तो मतलब जिनको ये टैक्स नहीं देना, जिनको ये टैक्स नहीं देना, कर से मुक्त किस किस को रखा? नंबर 1 पे था बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा, बच्चा, फीमेल मतलब औरतों पर, ठीक है। और 4 पे क्या हो जाएगा? ब्राह्मण, और 5वां विकलांग, 5वां कौन? विकलांग, ठीक है, क्लियर। तो आपको देख के भी लग रहा होगा मतलब ये 5 लोग कौन से हैं? ये 5 लोग वो लोग हैं जो खुद मतलब कमा नहीं सकते, ठीक है ना, अपनी मतलब खुद कमा नहीं सकते। देखो उस टाइम पे तो, आप आज के टाइम पे तो सब सेल्फ डिपेंड है, औरतें भी, ठीक है। उस टाइम पे तो सेल्फ डिपेंड नहीं होती थी, क्लियर। तो औरतें भी सेल्फ डिपेंड नहीं होती, तो इनको भी नहीं देना। बच्चा, बूढ़ा, विकलांग ये भी नहीं होता। बच्चा कौन? ब्राह्मण। अब कहोगे भैया ब्राह्मण तो कमा सकता है, तो उस टाइम पे ये माना जाता था कि ब्राह्मण की जो आजीविका है, मतलब ब्राह्मण लोग काम वाम नहीं करना, इनको सिर्फ अपना वही भक्ति वगैरह वो काम करना है, और ये अपनी भिक्षा पर जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है, मतलब इनको भिक्षा दी जाती है, तो ये अपना वैसे तो कोई बिजनेस नहीं करते। तो उस टाइम पे मतलब उस टाइम के अकॉर्डिंग, अब तो भैया कोई मर्जी है कोई कुछ भी करे, है ना, उस टाइम पे तो ऐसी था ना डिवीज़न, तो ब्राह्मण पे भी कर नहीं था, क्लियर। इन 5 लोगों पर मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर नहीं लगाया, बात क्लियर ना। लेकिन अब इसके बाद आगे जब हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाएगी, तो वो राजा कौन बनता है? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने किस पे कर लगाया? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, ठीक है।
ब्राह्मणों पर भी इसने जजिया कर लगा दिया। इसके बाद अकबर राजा बना, मतलब कि जस्ट इसके बाद नहीं, आगे फिर मुगल आ गए, दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई। फिर जब अकबर का टाइम आया तो अकबर ने जजिया कर ही खत्म कर दिया। कब? 1564 ईस्वी में। ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कब? 1564 में। इसके बाद किसने किया खत्म? अकबर ने। अकबर ने 1564 ईस्वी में, 1564 ईस्वी में जजिया कर को खत्म कर दिया। जजिया कर को खत्म कर दिया, ठीक है ना, जजिया कर को खत्म कर दिया। अब अकबर के बाद धीरे धीरे मतलब सल्तनत चलती गई। फिर धीरे धीरे टाइम किसका आता है? फिर औरंगजेब का टाइम आया। अब औरंगजेब तो वैसे भी मतलब बहुत क्रूरता के लिए फेमस है, ठीक है ना, मुगल सल्तनत में। तो औरंगजेब आया, औरंगजेब ने फिर से जजिया कर लगा दिया। अब कौन आता है? औरंगजेब। औरंगजेब औरंगजेब ने क्या किया? जजिया कर लगा दिया। जजिया कर लगा दिया, ठीक है। लेकिन जब फिर आता है राजा कौन? मोहम्मद शाह रंगीला, जिसको रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। नाम क्या है? मोहम्मद शाह। नाम क्या है? मोहम्मद शाह। और कहते हैं क्या उसको? रंगीला बादशाह। मतलब कि मोहम्मद शाह रंगीला ने कंप्लीटली इसको ख़त्म किया। कंप्लीटली किसने ख़त्म किया? फिर मोहम्मद शाह रंगीला ने कंप्लीटली ख़त्म किया। मोहम्मद शाह रंगीला ने। मोहम्मद शाह रंगीला मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर को ख़त्म कर दिया कंप्लीटली। सबसे लास्ट में जजिया कर कंप्लीटली ख़त्म, ठीक है। तो जजिया कर से कितनी सारी बात होगी, देखो। सबसे पहली बात जजिया कर किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। मोहम्मद बिन अरब आक्रमण पहली बार किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर किया, ठीक है ना, 712 ईस्वी में सिंध पर किया और वहाँ के राजा दाहिर को हराया। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि राजा कौन था वहाँ का? दाहिर था। राजा कौन था? दाहिर था, ठीक है। फिर इसने 5 लोगों पर कर मुक्त रखा। अब आप सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से समझो कि जो सेल्फ डिपेंड नहीं थे उस टाइम पे, ठीक है। बच्चा, बूढ़ा, औरतें, एक विकलांग और 5 कौन? ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण भी उस टाइम पे भिक्षा के रूप में अपना भिक्षा लेकर जीवन व्यतीत करते थे। क्लियर? अब इसके बाद जजिया कर की आगे हिस्ट्री शुरू होती है। जजिया कर फिर जिसने ब्राह्मणों पे नहीं लगाया है ना, तो फिर आते हैं कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगा दिया। ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगा दिया, ठीक है। इसके बाद अकबर आया। अकबर ने कंप्लीटली ख़त्म कर दिया। 1564 में अकबर ने कंप्लीटली ख़त्म कर दिया। फिर कौन आता है? औरंगजेब। औरंगजेब ने फिर से सब पे लगा दिया, ठीक है। औरंगजेब ने फिर से जजिया कर लगा दिया। फिर फाइनली ख़त्म किसने किया? ये कंप्लीटली बिल्कुल ख़त्म किसने किया फाइनली? मोहम्मद शाह रंगीला ने, ठीक है। अब आप वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो, लाइक कर दो, ठीक है। जल्दी जल्दी सब शेयर कर दो वीडियो को। अब आगे पढ़ते हैं। अब हमारा मतलब हमने क्या पढ़ लिया? हमने इसका फर्स्ट फेज पढ़ लिया, मुस्लिम आक्रमण का हमने फर्स्ट फेज पढ़ लिया, जिसमें हमने मोहम्मद शाह क्या नाम इसका? मोहम्मद बिन कासिम जो अरबी आक्रमण था, अरबी आक्रमण वाला फेज हमने खत्म कर लिया। अब दूसरा हम तुर्क आक्रमण को पढ़ना है, ठीक है। दूसरा हमें तुर्क आक्रमण को पढ़ना है। अब सेकंड फेज पे चलते हैं। इतना सबको क्लियर है ना? दूसरा सेकंड फेज पे चलते हैं। सेकंड फेज मुस्लिम आक्रमण का सेकंड फेज कौन सा था? तुर्क आक्रमण। ये हमने अरबी आक्रमण पढ़ा था, फिर तुर्क आक्रमण। सेकंड फेज क्या है? तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण, ठीक है। तुर्क आक्रमण भी जो था ये 2 लोगों ने किया था। तुर्क आक्रमण 2 था। तुर्क आक्रमण की कौन थे? देखो इसको समझो ध्यान से। तुर्क आक्रमण में सबसे पहले आया कौन? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन, ठीक है। सुबुक्तगीन के बाद इसके बेटे का नाम कौन था? महमूद गजनवी। इसके बाद इसके बेटे ने आक्रमण किया, महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी ने। फिर इसके बाद आता है कौन? सेकंड मतलब इसके बाद वाला वो कौन है? मोहम्मद गोरी, ठीक है। तो पहले हम अब इसमें हम पहले ये चीज़ पढ़ेंगे, फिर ये चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। अरे कहाँ चला गया? सुबुक्तगीन, ठीक है। सुबुक्तगीन और ये कौन है? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, ठीक है ना।
महमूद गजनवी। अब हम पढ़ते हैं सुबुक्तगीन के बारे में। ये जो सुबुक्तगीन थे, मतलब ये तो हमें पता है क्लियर कि तुर्क थे और दोनों ही क्या थे, अफगान थे। सबसे पहला आक्रमण किसने किया, सुबुक्तगीन ने। तो ये अफगान के रहने वाले थे। 1986 में ये इसने पहली बार इंडिया पर आक्रमण किया, ठीक है, 1986 में। और इसने सिर्फ मुल्तान वाले एरिया पर आक्रमण किया और ज़्यादा कुछ खास काम किया नहीं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन से सिर्फ ये पढ़ना है आपको कि तुर्क आक्रमणकारी में पहला कौन सा था। तुर्क आक्रमणकारी में पहला कौन था, सुबुक्तगीन था। इसके बाद महमूद गजनवी आया। महमूद गजनवी कौन था, सुबुक्तगीन का बेटा था। महमूद गजनवी कौन था, सुबुक्तगीन का बेटा था। अब हमें महमूद गजनवी को ही पढ़ना है, महमूद गजनवी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ये तो सबको पता होता है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। कब से, 1001 से लेकर 1027 तक, ठीक है। 1001 से लेकर इस टाइम पीरियड के बीच में महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार, 17 बार, ठीक है ना, 17 बार भारत पर आक्रमण किया। अब इसमें ना 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 3 आक्रमण। पहला तो इसने 1018 में कन्नौज को लूटा, ठीक है। अच्छा, पहले ये समझो, जो महमूद गजनवी था इसका पर्पज जो था भारत पर आक्रमण करना, ऐसा नहीं था कि मतलब कि हिंदू मुस्लिम वाली चीज़ के, मतलब जैसे आप कहते हैं ना कि सोमनाथ के मंदिर को लूटा। सोमनाथ के मंदिर को लूटने का पर्पज सिर्फ पैसा था, ठीक है ना, सोना चांदी हीरे जवाहरात ये सब चीज़ें थी, है ना। मंदिर तोड़ना पर्पज नहीं था, क्योंकि इसने पहले भी आक्रमण किए हैं, जैसे 1018 में कन्नौज को लूटा। इसमें बस तीन आक्रमण आपको पढ़ने हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक तो 1018 में किसको लूटा इसने, कन्नौज को लूटा, कन्नौज को लूटा। 1018 में कन्नौज को लूटा। इसके बाद 1025 में, मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा, ठीक है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सोमनाथ मंदिर को लूटा। तो यहाँ पे भी इससे पहले भी इसने लूटने के लिए आया था, उसके बाद भी लूटने के लिए आया था। तो हम इससे कह सकते हैं कि जो महमूद गजनवी था वो धार्मिक चीज़ों के हिसाब से यहाँ पे नहीं आया था कि मंदिर ही तोड़ना आया था। उसका पर्पज़ यहाँ से सिर्फ हीरे जवाहरात, मतलब कि पैसा लेना था, ठीक है ना, यहाँ से सिर्फ पैसे के लिए आया था ये। तो 1018 में कन्नौज को लूट लिया, 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा। अब मैंने पढ़ाया था आपको, जब सोमनाथ मंदिर लूटा था तो गुजरात में सोमनाथ मंदिर, वहाँ का राजा कौन था, ठीक है ना। इससे पहले वाली वीडियो में ही पढ़ाया था आपको, इससे पहले वाली वीडियो में ही पढ़ाया था कौन था राजा यहाँ पे, भीम प्रथम, ठीक है ना। जो मैंने पढ़ाया था ना गुजरात की चालुक्य, मतलब सोलंकी वंश के, तो सोलंकी वंश का कौन था, भीम प्रथम था, कन्नौज को लूटा जिसने, सॉरी मतलब कन्नौज को, इसको सोमनाथ मंदिर को जब लूटा था तो कौन था यहाँ पे, भीम प्रथम था, ठीक है, भीम प्रथम था। अब 1025 में सोमनाथ के मंदिर को लूट दिया। फिर ये कहा जाता है कि जब मंदिर को पैसा लेके जा रहा था, है ना, अपने यहाँ पे अफगान के थे, अफगानिस्तान के, तो जब पैसा लेकर जितना सारा माल दौलत सब लेकर जा रहा था तो बीच में राजस्थान में जाटों से इसकी भेड़ हो गई, है ना, जाटों से भिड़ंत हो गई। क्योंकि देखो, जब कहाँ से, गुजरात से जा रहा था, राजस्थान तो पड़ेगा बीच में, तो राजस्थान के जो जाट थे उनसे थोड़ी सी झड़प हो गई। तब महमूद गजनवी ने ये बिल्कुल, मतलब उस टाइम पे सही डिसीजन लिया कि अगर मैं अब यहाँ पे लड़ूंगा तो मेरे तो सब माल दौलत सब लुट जाएगा। तो वहाँ से चुपके से ही निकल लिया आराम से, ठीक है। तो फिर वापस 1027 में आया, क्योंकि आखिरी आक्रमण कब है, 1027 में, 1027 में आया और उन जाटों से लड़ाई हुई, ठीक है ना। 1027 में वापस आया और जाटों से लड़ाई हुई। तो 1027 का कब आया फिर, 1027 यहीं पे लिख देते हैं। 1027 में किसके विरुद्ध किया, जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया। तो ये जो आक्रमण था ये एक तरह से कह सकते हैं हम बदले के लिए था, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ माल दौलत लूटने के लिए नहीं आया था। तो आखिरी आक्रमण जो 1027 में किया था जाटों के विरुद्ध था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने आखिरी आक्रमण, अंतिम आक्रमण अपना किसके विरुद्ध किया था, तो किसके विरुद्ध था, वो जाटों के विरुद्ध था। क्लियर है ना। महमूद गजनवी पढ़ लिया, सुबुक्तगीन पढ़ लिया। अब महमूद गजनवी जब कंटिन्यू यहाँ पे आ रहा था, मतलब यहाँ पे एक टाइम में तो सब कुछ हुआ नहीं होगा, ठीक है, कि आया और चला गया, इतने लंबे टाइम पीरियड तक इसने यहाँ पे टाइम गुजारा इंडिया में। तो इसके साथ ना 3 राइटर थे, राइटर ये इतिहासकार हम उनको कह सकते हैं, साहित्यकार। तो वो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो 3 कौन कौन से थे, अभी हम महमूद गजनवी पढ़े हैं ना, मोहम्मद गौरी को भूल जाओ, मोहम्मद गौरी इससे आगे पढ़ेंगे। तो इसके साथ जो 3 थे, एक तो कौन था, फिरदौसी,
फिरदौसी, ठीक है, फिरदौसी, अल-बरूनी, फिरदौसी, अल-बरूनी, और तीसरा कौन था? उतबी, तीसरा कौन था? उतबी, ठीक है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि ये तीनों, फिरदौसी किसके दरबारी थे? तो किसके? महमूद गजनवी के। महमूद गजनवी के दरबारी थे, महमूद गजनवी के साथ ही वो भारत आए। तो इनकी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी बुक्स। फिरदौसी ने कौन सी बुक्स लिखी थी? फिरदौसी ने लिखी थी, फिरदौसी ने लिखी शाहनामा, ठीक है। क्या नाम है? शाहनामा। फिरदौसी की बुक का नाम शाहनामा। इसके बाद अल-बरूनी की जो बुक है उसका नाम है किताबुल हिंद, जिससे हमारे इंडिया की बहुत बेहतरीन तरीके से जानकारियाँ मिलती हैं, ठीक है। बहुत अच्छी तरह, बहुत बढ़िया लिखा है इन्होंने। तो अल-बरूनी की कौन सी? किताबुल हिंद, किताबुल हिंद, ठीक है ना, किताबुल हिंद। अभी जो किताबुल हिंद है, किताबुल हिंद को तहकीक हिंद भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। किताबुल हिंद और तहकीक हिंद एक ही है, और किसकी है? अल-बरूनी की। दूसरा नाम क्या है? तहकीक हिंद, तहकीक हिंद, दूसरे का नाम क्या है? तहकीक हिंद। अब बची कौन? उतबी की। उतबी का बुक, उतबी की किताब का नाम है किताबुल यामिनी। कौन सी? किताबुल यामिनी, किताबुल यामिनी, किताब उल यामिनी, ठीक है, किताबुल यामिनी, ठीक है ना। वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना, क्योंकि देखो मैं ना मतलब बहुत मेहनत कर रही हूँ सब करने के लिए। बिल्कुल चीज़ें छांटना, फिर उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाना, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा, सिर्फ आपको वही मिलेगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो फिरदौसी, अल-बरूनी, उतबी किसके दरबारी थे? महमूद गजनवी के, महमूद गजनवी के। और ये भारत आए थे इनके साथ, तो इन्होंने ये वाली तीनों किताबें लिखी हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महमूद गजनवी राजा बना था 998 में, ठीक है, 998, 998 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा। फिर 1001 से 1027 के बीच में इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ठीक है, 17 बार आक्रमण किया। इतना क्लियर है ना। अब बचा कौन? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के बारे में पिछली वीडियो में आधी से ज़्यादा चीज़ें पढ़ा चुकी हैं आपको, ठीक है ना, मोहम्मद गोरी के बारे में, क्योंकि हमने पृथ्वीराज चौहान पढ़ा है ना, चौहान वंश पढ़ा था ना। तो पृथ्वीराज चौहान से दो लड़ाइयाँ हुई हैं, वो सारा मैंने बताया था। अब बस थोड़ा सा ना, थोड़ा फ्लैशबैक में, मतलब मोहम्मद गोरी कहाँ से आया था, ये सब चीज़ें पढ़नी है, ठीक है ना। तो अब किसको पढ़ेंगे? मोहम्मद गोरी को। तुर्क आक्रमण, जो सेकंड फेज है हमारा, कौन? तुर्क आक्रमणकारी, उसमें भी सेकंड, ठीक है ना। पहला कौन था? सुबुक्तगिन और महमूद गजनवी, है ना, गजनी का रहने वाला था महमूद गजनवी। और दूसरा कौन है? मोहम्मद गोरी। अब मोहम्मद गोरी को पढ़ेंगे, सब क्लियर है ना। मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी, ठीक है। अब कौन आता है? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी, देखो मोहम्मद गोरी जो था, ये भी क्या था? अफगान था, है ना, मतलब अफगान का रहने वाला था, अफगानिस्तान का। और ये तुर्क था, ठीक है। इस बात तो दोनों कॉमन थी, तभी तो हमने एक साथ पढ़े वो दोनों, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जो था, ये 1173 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, है ना, 1173 ईस्वी में। इसके बाद 1175 में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया, ठीक है ना। देखो 1100, सॉरी कौन सा कलर, देखो ये जो था, ये 1173 में क्या था? राजा बना था, गद्दी पर बैठा था, 1173 में गद्दी पर बैठा था। इसके बाद 1175 में इसने भारत पर आक्रमण किया। तो 1175 में इसने भारत पर आक्रमण कहाँ किया? मुल्तान में आक्रमण किया, है ना, मतलब कि जब तो इंडिया पाकिस्तान एक ही था, तो पाकिस्तान में है फिलहाल तो मुल्तान, ठीक है। मुल्तान पर आक्रमण किया और मुल्तान को इसने जीत लिया। तो 1175 में इसने क्या किया? 1175 में मुल्तान पर कब्जा कर दिया, मुल्तान को जीत लिया, ठीक। 1175 में मुल्तान पर जीत लिया। इसके बाद 1178 मतलब कि 1178 में, 1178 में ये भी आप पढ़ चुके हैं। 1178 में क्या हुआ था? इसकी लड़ाई किससे हुई थी? भीम सेकंड से, वही सोलंकी वंश का, ठीक है ना। 1178 में
1178 में किससे हार गए? भीम सेकंड से ये हार गए, ठीक है। और ये किसी तुर्क आक्रमणकारी की भारत में पहली हार थी, क्योंकि इससे पहले महमूद गजनवी नहीं हारा, उससे पहले मोहम्मद बिन कासिम नहीं हारा, है ना। मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे, या फिर कह सकते हैं तुर्क आक्रमणकारी, उनकी क्या थी? ये पहली हार थी, जो ये भीम 1178 में जो भीम द्वितीय से हारा है। भीम द्वितीय कौन से वंश का था? तो सोलंकी वंश का था। इनका साम्राज्य कहाँ तक था? राजस्थान तक था, ठीक है। हमला तो क्या था इसने? राजस्थान पे, है ना। मेनली अब अगर लोकेशन देखेंगे तो राजस्थान पे हमला किया था। एक बार चलो थोड़ा सा ना मैप से भी देखो इसको, देखो ज़्यादा ही बेकार बन गया, ठीक है। जैसे कि ये वाला, ये तो गुजरात हो जाएगा ना, यहाँ पे इस वाले एरिया में, अरे ऐसी मान लो, ठीक है ऐसी मान लो, यहाँ पे कौन सा? यहाँ पे राजस्थान होगा, है ना। राजस्थान के जस्ट नीचे कौन सा? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे गुजरात है। तो राजस्थान और गुजरात, ये टोटल एरिया किसका था उस टाइम पे? सोलंकी वंश का था। किसका था उस टाइम पे? सोलंकी वंश का था, जिन्हें गुजरात की चालुक्य वंश भी कहते हैं। जब इसने आक्रमण किया था भीम प्रथम, है ना, भीम प्रथम के टाइम पे महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, तो यही तो किया था गुजरात में, है ना। तो सोमनाथ के मंदिर को लूट के ले गया। फिर इसने जो आक्रमण किया मोहम्मद गौरी ने, यहाँ पर आक्रमण किया राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान के बॉर्डर पे यहाँ क्या है? यहाँ है मुल्तान, ठीक है। मुल्तान को ये जीत चुका था। फिर ये थोड़ा आगे बढ़ा राजस्थान की तरफ। फिर राजस्थान में जब बढ़ा तो भीम द्वितीय जो था यहाँ का राजा, इसने इसको हरा दिया, ठीक है। भीम इसने पराजित कर दिया, और ये किसी तुर्क आक्रमणकारी की पहली हार थी। क्लियर है ना? इसने भीम सेकंड ने हरा दिया। फिर इसने क्या किया? इसने धीरे धीरे यहाँ पे लाहौर पे कब्जा किया, लाहौर के आसपास की जगह, है ना। ऊपर यहाँ पे हमारा पंजाब है ना, पंजाब है यहाँ पे, तो पंजाब है, इंडिया में भी पंजाब है, पाकिस्तान में भी पंजाब है। इंडिया वाले पंजाब की राजधानी क्या है? इंडिया वाले पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, और जो वहाँ के पंजाब है उसकी राजधानी क्या है? लाहौर। पाकिस्तान की पंजाब की राजधानी क्या है? लाहौर। तो लाहौर के आसपास की जगह, लाहौर पे कब्जा बना लिया, लाहौर को अपने एक सेंटर बना लिया, ठीक है। अब मुझे ना यहीं से आगे बढ़ना है इंडिया की तरफ, है ना, इस वाले एरिया में यहीं से बढ़ना है। फिर धीरे धीरे जब ये वहाँ, अब इस वाले एरिया में जो गुजरात मतलब राजस्थान वाला था, यहाँ पे कौन था? यहाँ पे वो भी तो था, पृथ्वीराज चौहान। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान भी था। तो पृथ्वीराज चौहान का कब्जा थोड़ा ऊपर यहाँ तक मान लेते हैं, यहाँ तक था, पंजाब तक। अब जब इसने पंजाब के भटिंडा पर आक्रमण किया, कहाँ किया? पंजाब के भटिंडा पर। मोहम्मद गौरी ने पंजाब के भटिंडा पर आक्रमण किया, तो पृथ्वीराज चौहान से झड़प हो गई, ठीक है ना। यही तो है पृथ्वीराज चौहान, मतलब कि पृथ्वीराज तृतीय। तो पृथ्वीराज चौहान से झड़प होगी जब पंजाब के कहाँ? भटिंडा पर आक्रमण किया। यहाँ पे लिख दूँ मैं भटिंडा, पंजाब के भटिंडा पर आक्रमण किया। तब किससे झड़प होगी? पृथ्वीराज चौहान से झड़प होगी। फिर क्या होता है? फिर 1191 में, कब? 1191 में, 1191 में क्या होता है? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। और तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान हरा देता है, क्योंकि इसके यहाँ पे जो था गढ़वाल शासक, गढ़वाल शासक कौन था? जयचंद्र। याद है ना वो स्टोरी, जयचंद्र और इनकी दोस्ती थी, है ना। तो जयचंद्र क्या करता है? जयचंद्र और ये बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, दोनों मिलके क्या करते हैं? मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं। कब? तराइन के प्रथम युद्ध में। हार किसकी होती है यहाँ पे? मोहम्मद गौरी की, मोहम्मद गौरी की हार। मोहम्मद गौरी इसमें हार जाता है। क्लियर था ना? इसके बाद का फिर वही वाली स्टोरी है कि बीच में क्या हो जाता है, इसकी लेट बेटी से शादी कर लेता है पृथ्वीराज चौहान संयोगिता से, ठीक है। तो जयचंद्र में उसमें दुश्मनी हो जाती है। फिर जयचंद्र किसका साथ देता है? मोहम्मद गौरी का, और मोहम्मद गौरी का साथ देकर अपनी बेटी और दामाद को मरवा देता है, ठीक है। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। तो इसके बाद 1192 में क्या होता है? तराइन का द्वितीय युद्ध। अब तराइन के प्रथम युद्ध में तो मोहम्मद गौरी हार गया, तो वो तो फिर भी अपना बदला लेना चाहेगा, तो जयचंद्र की बात मानता है। तो यहाँ पे कौन? पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है। क्लियर? दोनों युद्ध पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेट्स भी पूछी जाती है, 1191, 1192, है ना। इसके बाद फिर एक युद्ध होता है 1194 में, ठीक है, 1194 में। अब जो यहाँ पे जो जयचंद्र बैठा है, ये जो जयचंद्र बैठा है नासखेत, इसकी ये भी तो मरना चाहिए। तो मोहम्मद गौरी को पता होता है कि भैया ये इसने अपनी बेटी दामाद को नहीं छोड़ा, मेरा क्या साथ देगा।
फिर 1194 मोहम्मद गोरी किस पर आक्रमण करता है? इस पर, है ना, जयचंद पर। और कौन सा युद्ध होता है? चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? चंदावर का युद्ध 1194 में। चंदावर का युद्ध किस, इसमें कौन हारता है? जयचंद्र। ठीक है, जयचंद्र मर जाता है। अब तीनों जो युद्ध है इसमें ये किसके साथ था? पृथ्वीराज चौहान के साथ। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी का हार तो कौन है? मोहम्मद गोरी। ये किसके साथ था? मोहम्मद गोरी के साथ। बात तो एक ही है ना। इसमें हारा कौन? पृथ्वीराज चौहान। ये भी किसके साथ है? मोहम्मद गोरी के साथ। इसमें कौन हारा? जयचंद्र। ठीक है ना, इसमें कौन हारा? जयचंद्र हारा। इतना क्लियर है? तो मोहम्मद गोरी के बारे में यही सब मेन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर 1205 ईस्वी में, 1205 ईस्वी में इसका युद्ध होता है राजस्थान की खोखर जनजाति से, है ना, खोखर जनजाति। और फिर 1206 में खोखर जनजाति का ही एक वो है, मतलब शख्स, उसका नाम है जयपाल, वो मोहम्मद गोरी की हत्या कर देता है। ठीक है ना। तो ये कोई पूछता नहीं है, इसको छोड़ो, हम इंपॉर्टेंट चीज़ें देख रहे हैं। इतना तो सब क्लियर है ना। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे कि इसने और क्या क्या थे। देखो, मोहम्मद गोरी के 3 गुलाम थे। मोहम्मद गोरी के 3 गुलाम थे। एक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज और कुबाजा। कितने गुलाम थे मोहम्मद गोरी के? 3 गुलाम थे। मोहम्मद गोरी के 3 गुलाम थे। गुलाम कौन कौन से थे? गुलाम कौन कौन से थे? मोहम्मद गोरी के जो 3 गुलाम थे, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, यालदोज और तीसरा कौन? कुबाजा। यालदोज और कुबाजा। मोहम्मद गोरी के 3 गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज और कुबाजा। फिर ये जो सारा एरिया भी मैंने बताया था, जो सारा मोहम्मद गोरी ने जीता था, लास्ट में सारे एरिया को ही मोहम्मद गोरी किसको दे देगा? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इनकी भी बाद में सेम स्टोरी है। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद्र की बेटी से शादी की थी, है ना, वैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक शादी किससे करेगा? मोहम्मद गोरी की लड़की से। अभी तो था गुलाम, तो मोहम्मद गोरी सोचा भाई मैं तो वो गलती करूँगा नहीं जो किसने जयचंद्र ने की थी, मरा गया। ठीक है, तो इसने सोचा कि ऐसा करता हूँ मैं, भाई है तो गुलाम ही, अब इसके पास ही अपनी बेटी ब्याह रहे हैं तो कुछ तो इसके पास होना चाहिए। तो मोहम्मद गोरी ने शादी कर दी आसानी से कुतुबुद्दीन ऐबक से, और वो सारा का सारा एरिया किसको दे दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया शासन करने के लिए। ठीक है, तो सोचो कितना बेहतरीन इसका तुक्का लगा। भैया अपने चाहने वाली लड़की मिल गई, सारा साम्राज्य मिल गया, और क्या चाहिए? क्लियर है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? गुलाम वंश बोलते हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? गुलाम था। ठीक है, तो आगे हम गुलाम वंश मतलब दिल्ली सल्तनत हमारी स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट वीडियो से। क्लियर है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये हो गया क्लियर। फिर ये जो था मोहम्मद गोरी के सेनापति का नाम था बख्तियार खिलजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ना। मोहम्मद गोरी, इसको इरेज कर दूँ ना। मोहम्मद गोरी के सेनापति का क्या नाम था? सेनापति मोहम्मद गोरी के सेनापति का नाम था बख्तियार खिलजी। खिलजी वंश का नाम है ये, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। क्या था? बख्तियार खिलजी नाम था मोहम्मद गोरी के सेनापति का। बख्तियार खिलजी ने 1198 ईस्वी में क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवा दिया, मतलब कि नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी। कौन सी ईस्वी में? 1198 ईस्वी में। ठीक है ना, 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने किया ये काम। ठीक है ना, 1198 ईस्वी में। कौन सी? नालंदा विश्वविद्यालय। ये क्या हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त करवा दिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त करवाया था? बख्तियार खिलजी ने, जो इसका सेनापति था मोहम्मद गोरी का। ठीक है, अब इसमें ना कई सारी स्टोरीज फेमस है कि क्यों कराया था। सोचो यूनिवर्सिटी थी इतनी बड़ी। एक तो स्टोरी ये है कि जो बख्तियार खिलजी था,
इसको ना बहुत लाइलाज मतलब बीमारी हुई थी, है ना, बहुत ही लाइलाज बीमारी हुई थी। तो ये वैसे मुझे तो अटपटी सी लगी, है ना। तो इसने बोला, बख्तियार खिलजी ने, कि जो मेरा इलाज करेगा मैं उसको इनाम वगैरह दूंगा, ठीक। तो एक ऋषि मुनि टाइप थे, उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के ही, उन्होंने इनको एक बुक ला कर दी और उसको देख के, है ना, उन्होंने कुछ जो भी वो करने के लिए बताया होगा वो इन्होंने किया, और उससे ये ठीक हो गए, ठीक है, उसे करने से ठीक हो गए। तो इनको वो बहुत अजीब लगा कि ऐसे कैसे हो गया किसी बुक को देखने से ना या पढ़ने से। तो इन्होंने उसमें आग लगा दी। तो है नहीं अटपटा, ठीक है। और दूसरी स्टोरी ये है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, ये इसमें बहुत ज़्यादा कहते हैं ना इलीगल नहीं, मतलब कि जादू टोने वाला जो कहते हैं ना, जादू तो टोना टोटका टाइप, ये सारी चीज़ें बहुत ही हाई लेवल पर होने लगी थी, ठीक है ना। जादू टोना टोटका ये सारी चीज़ें बहुत हाई लेवल पर होने लगी थी। इस वजह से बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगवा दी नालंदा यूनिवर्सिटी को। और फिर यहाँ पागला ने फिर कौन से शहर की स्थापना की? बिहार शरीफ। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार शरीफ में थी, है ना। तो ये कराने के बाद फिर बिहार शरीफ शहर की स्थापना की। कौन से शहर की? बिहार शरीफ, बिहार शरीफ, बिहार शरीफ, बिहार शरीफ शहर की स्थापना की बख्तियार खिलजी ने, ठीक है ना। अब मोहम्मद गौरी की भी मृत्यु होगी कौन सी सन में? 1206 में, है ना। खोखर जनजातियों ने कर दिया था, क्लियर। तो ये हो गया, हमने पढ़ लिया सारा कि मुस्लिम आक्रमणकारी के बारे में सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आपने देख लिया कि कुतुबुद्दीन ऐबक आ गया है, मतलब कि हम अगली वीडियो में गुलाम वंश पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर है ना। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना प्लीज़, थोड़ा सपोर्ट कर दो, हम भी कुछ मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।